नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। जब हम और आप सो रहे थे तब इसरो अंतरिक्ष में एक और कामयाबी के झंडे गाड़ रहा था। जी हां, देर रात एलन मस्क का रॉकेट इसरो के GSAT-20 सैटेलाइट को पीटकर बांधकर अंतरिक्ष में उड़ चला। दरअसल एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट ने मंगलवार तड़के इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के GSAT-20 संचार उपग्रह को फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इसरो के 4700 किलोग्राम वजनी GSAT-N2 उपग्रह का मकसद दूर दराज के क्षेत्रों में डेटा और इंटरनेट सेवाएं पहुंचाना है। कैसे, इसी पर पेश है हमारी ये खास पेशकश, अंतरिक्ष का बाहुबली। इसरो स्पेसएक्स की जोड़ी का कमाल। स्पेस रेस में भारत की बड़ी छलांग। अंतरिक्ष में पहुंचा भारत का बाहुबली। स्पेसएक्स ने लॉन्च किया सैटेलाइट GSAT-N2। टेलीकॉम सेक्टर में क्रांति लाने को भारत तैयार। बस ने बदली भारत की इंटरनेट दुनिया। अब प्लेन से लेकर गांव में मिलेगा इंटरनेट। इसरो की उड़ान संपूर्ण आसमान। इसरो बनाएगा 2 स्पेस स्टेशन। चीन नासा सबको छोड़ देगा पीछे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने नया कदम उठाते हुए पहली बार अपने सैटेलाइट को एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के रॉकेट से लॉन्च किया। इसरो ने देश में ही विकसित अत्याधुनिक GSAT-20 और GSAT-N2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट को फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा। ये माइलस्टोन भारतीय अंतरिक्ष तकनीक के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसमें पहली बार इसरो ने स्पेसएक्स के साथ मिलकर काम किया। इसी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत का पंच, अंतरिक्ष में भारत का दम। भारत की सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-N2 अंतरिक्ष यात्रा पर निकल चुकी है। खास बात है कि इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की इस सैटेलाइट को अरबपति एलन मस्क के स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के नए सैटेलाइट GSAT-20 या GSAT-N2 को अंतरिक्ष में स्थापित कर दिया है। लॉन्चिंग स्पेसएक्स के रॉकेट फाल्कन 9 से की गई। करीब 34 मिनट में यह सैटेलाइट अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचा दी गई। सैटेलाइट की सेहत दुरुस्त है। कंट्रोल अब इसरो के हाथों में है। इसरो का जो इंडिजिनसली डेवलप्ड GSAT-N2 सैटेलाइट है, GSAT-20 भी इसे कहते हैं, ये कम्युनिकेशन के एक दौर पे भारत में एक बहुत बढ़िया एकदम एक रेवोल्यूशनरी कदम ये लेकर आया है, क्योंकि इसके वजह से जो बहुत रिमोट एरियाज हैं वो सब भी इसमें कवर हो जाएंगे। देखिए, ये जो सैटेलाइट है जियोस्टेशनरी ऑर्बिट पे इसको लॉन्च करना था। 700 kg इसका वेट जो था वो अधिक था जो हम लोग के इंडिजिनस प्लेटफॉर्म से उसको जो लॉन्च किया जा सकता था। हालांकि अब इंडिजिनस प्लेटफॉर्म NGLV को भी बनाया जा रहा है ताकि ये हैवी पेलोड वाले जियोस्टेशनरी ऑर्बिट के सैटेलाइट्स को भी इंडिया से ही लॉन्च किया जा पाए। साथ ही साथ इसका फिर स्पेसएक्स के साथ जो इसका टाई अप हुआ, स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट ने इसको लॉन्च किया केप कैनवेरल से। साथ ही साथ जिस तरीके से ये जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, इसके वजह से भारत के अंदर जो पूरा कवरेज होगा, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी जो वो देगा रूरल एरियाज में, जहाँ पे ऑलरेडी इंटरनेट अगर पहुँच नहीं पा रहा है या बहुत एराटिक और स्लो इंटरनेट वहाँ पे पहुँच रहा होगा, कई जगह एकदम कम्युनिकेशन से वंचित है, इन सब जगहों के लिए एक बहुत रेवोल्यूशनरी ये सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। फाल्कन 9 रॉकेट की 396वीं उड़ान। GSAT-N2 is a next generation communication satellite owned by NSIL.
weighing 4,700 kilogram, built by ISRO for meeting the high throughput communication requirements. It's primarily operating in Ka band, providing almost 48 gigabytes per second throughput. भारत की सबसे आधुनिक और जटिल कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-N2 को SpaceX के Falcon 9 रॉकेट से अंतरिक्ष में रवाना कर दिया गया। सैटेलाइट अपने निर्धारित स्थान पर तैनात है। इसरो अब उसे कंट्रोल कर रहा है। ये SpaceX के Falcon 9 रॉकेट की 396वीं उड़ान थी। लॉन्चिंग फ्लोरिडा के केप कैनवरल से हुई। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने इसकी जानकारी दी। लॉन्चिंग के समय उन्होंने बताया, GSAT-20 की मिशन लाइफ 14 साल है। सैटेलाइट हेल्दी है और सौर पैनल की तैनात कर दी गई है और ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर सैटेलाइट की मदद के लिए तैयार है। भारत को क्या फायदा होगा? इस सैटेलाइट में देश में ब्रॉडबैंड कनेक्शन और इन फ्लाइट कनेक्टिविटी और मजबूत हो जाएगी, यानी उड़ान के समय पायलट ज्यादा बेहतर संचार स्थापित कर पाएंगे। इस सैटेलाइट के लॉन्च होने के बाद देश के सुदूर इलाके यानी रिमोट रीजन्स में भी ब्रॉडबैंड इंटरनेट पहुंच जाएगा। GSAT-N2 का पुराना नाम GSAT-20 है। 14 सालों तक करता रहेगा काम। अगले 14 वर्षों तक ये सैटेलाइट काम करता रहेगा। इसे लॉन्च कराने की डिमांड न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने की थी। ये डिमांड ड्रिवन सैटेलाइट मिशन है। ये का बैंड का कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। NSIL इसरो का कमर्शियल विंग है जो उसके लिए प्राइवेट और सरकारी सैटेलाइट लॉन्च डील करता है। सुदूर इलाकों में पहुंचेगा इंटरनेट। इसमें Ka बैंड हाई थ्रूपुट कम्युनिकेशंस के लिए 40 स्पॉट बीम्स हैं जो किसी भी खास भौगोलिक इलाके में सिग्नल ट्रांसमिट करके 48 Gbps स्पीड वाली इंटरनेट सेवा प्रदान कर सकते हैं। इनमें से कुछ नैरो बीम है जो उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए है, बाकी बीम्स देश के अन्य हिस्सों के लिए है। इसरो ने की थी स्पेशल डिमांड। इसरो ने SpaceX से डिमांड किया था कि इस सैटेलाइट के साथ कोई और सैटेलाइट नहीं जाएगा ताकि इस सैटेलाइट को सही समय में सटीक ऑर्बिट में तैनात किया जा सके। तब इस काम के लिए SpaceX ने खास तौर से Falcon 9 B5 रॉकेट का इस्तेमाल किया। ये 70 मीटर लंबा और 549 टन वजनी रॉकेट है। ये रॉकेट 8,400 किलोग्राम वजन तक के सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट और 22,800 किलो वजन के सैटेलाइट को लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेज सकता है। लॉन्चिंग के 8 मिनट बाद ही Falcon 9 का पहला स्टेज वापस आ गया। जल्द मिलेंगी इस सैटेलाइट की सेवाएं। जैसे ही सैटेलाइट भारत की जमीन से 36,000 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट में तैनात हुआ, हासन स्थित इसरो के मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी ने उसका नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया। अब कुछ ही दिन में ये सैटेलाइट पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगी। इसके बाद देश को इसकी सेवाएं मिलने लगेंगी। GSAT-N2 को GSAT-20 के रूप में जाना जाता है। ये एक हाई थ्रूपुट कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो Ka बैंड में काम करता है। इसे न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने डेवलप किया है। NSIL अंतरिक्ष विभाग के तहत इसरो की कमर्शियल शाखा है। स्पेस इंडिया लिमिटेड ने इस लॉन्चिंग की पूरी जानकारी एक्स पर शेयर की। इसरो की बेंगलुरु में कमर्शियल ब्रांच न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक राधा कृष्णा दुरइराज ने बताया कि इस लॉन्च पैड को SpaceX ने अमेरिका के स्पेस फोर्स से किराए पर लिया है, जो देश के आर्म फोर्स का एक स्पेशल विंग है। इसे 2019 में अपनी स्पेस प्रॉपर्टी को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया था। इस रिपोर्ट में देखिए। GSAT-N2 की खासियतें। इसरो ने बताया कि GSAT-N2 सैटेलाइट में कई स्पॉट बीम हैं और इसे छोटे यूजर टर्मिनल के जरिए बड़े यूजर बेस को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसरो के अनुसार GSAT-N2 की मिशन लाइफ 14 साल की है और इसमें 32 यूजर बीम है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 8 नैरो स्पॉट बीम और शेष भारत को कवर करने वाले 24 वाइड स्पॉट बीम। इन बीम को पूरे भारत में हब स्टेशंस द्वारा सपोर्ट किया जाएगा। सैटेलाइट का Ka बैंड हाई थ्रूपुट कम्युनिकेशन पेलोड लगभग 48 Gbps का थ्रूपुट प्रदान करता है और ये देश के दूर दराज के गांवों को इंटरनेट से जोड़ेगा। GSAT-N की 80% कैपेसिटी प्राइवेट कंपनी को बेची जा चुकी है। बाकी 20% भी एयरलाइन और मरीन क्षेत्र में प्राइवेट कंपनियों को बेची जाएगी। इतना ही नहीं, सैटेलाइट से केंद्र की स्मार्ट सिटी पहल को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही फ्लाइट में इंटरनेट कनेक्टिविटी को सुविधाजनक बनाने में भी मदद मिलेगी। This spacecraft is, after the launch, is going to be positioned at 68-degree east longitude, providing broadband services and in-flight connectivity primarily on the Indian region. There are going to be about 32 sport beams covering India mainland islands of this region. And primarily this is designed to also to enhance the capacity
by providing 8 narrow sport beams over the northeastern region of India, which requires this support for essential communication requirements. फ्लाइट में इंटरनेट के लिए क्या है नियम? अब तक भारत में उतरने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को अपने इंटरनेट सेवाओं को बंद करना पड़ता था, क्योंकि भारत पहले इन फ्लाइट कनेक्टिविटी की अनुमति देता नहीं था। लेकिन हाल ही में नियमों में बदलाव के बाद अब भारतीय हवाई क्षेत्र ने इन फ्लाइट इंटरनेट एक्सेस की अनुमति मिल चुकी है। नए नियमों के तहत 3000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले विमानों में वाईफाई सेवाओं की अनुमति है। हालांकि यात्री इस सर्विस का इस्तेमाल तभी कर पाएंगे जब फ्लाइट्स में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों के इस्तेमाल की परमिशन होगी। इसरो ने लॉन्चिंग के लिए स्पेसएक्स को क्यों चुना? दरअसल इस GSAT-N2 उपग्रह को दूर दराज के इलाकों तक डेटा और इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने और पूरे भारत उपमहाद्वीप में इन फ्लाइट इंटरनेट कनेक्टिविटी को सक्षम बनाने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया। इसरो का मार्क 3 लॉन्च वाहन जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट यानी भूस्थैतिक स्थानांतरण कक्षा में अधिकतम 4000 किलो वजन ले जा सकता है, लेकिन GSAT-N2 का वजन 4700 किलोग्राम था। इसके लिए भारत को एक ऐसे रॉकेट की जरूरत थी जो इस भार को अंतरिक्ष में पहुंचा सकता था। इसलिए इसरो ने इस मिशन के लिए स्पेसएक्स के लॉन्च व्हीकल का सहारा लिया। इसरो का स्पेसएक्स के साथ ये पहला कमर्शियल कोलैबोरेशन है। इससे पहले इसरो हैवी सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए फ्रांस के एरियन स्पेस कंसोर्टियम पर निर्भर था। 70 गीगाबाइट्स का इसका जो लॉन्च थ्रूपुट इसका है और 40 बीम इसके जो जाएंगे, उसके वजह से करीब 48 जीबीपीएस गीगाबाइट पर सेकंड के स्पीड से लोगों को इंटरनेट प्राप्त हो पाएगा। भारत के अंदर जो 40 बीम, क्योंकि ये ड्यूअल पोलैरिटी के है, तो इफेक्टिवली 80 बीम के करीब इसका कवरेज हो जाएगा। हालांकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए इसके जो नैरो बीम्स वहाँ पे 8 भेजे जाएंगे, जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को पूरा कवर करेगा, और पूरे भारत के रूरल एरियाज में बाकी के पूरे जो बीम्स है वो वहाँ पर पहुंचे जाएंगे, 32 के 32 बीम्स। मस्क की कंपनी का बाहुबली रॉकेट फाल्कन 9। स्पेसएक्स का फाल्कन 9 पहला ऑर्बिटल क्लास रॉकेट है जिसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। एलन मस्क ने 2002 में स्पेस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस कंपनी स्पेसएक्स की स्थापना की थी। यह स्पेस में लिक्विड प्रोपेलेंट रॉकेट भेजने वाली पहली प्राइवेट कंपनी है। स्पेसएक्स ने 2008 में फाल्कन 1 रॉकेट को लॉन्च किया। फाल्कन हैवी को सबसे ताकतवर ऑपरेशनल रॉकेट माना जाता है। फाल्कन 9B5 रॉकेट 70 मीटर लंबा और इसका वजन लगभग 549 टन है। इसकी क्षमता मंगल तक 16,800 किलो वजन ले जाने की है। 6 फरवरी 2018 फाल्कन हैवी ने पहली उड़ान भरी। इससे एलन मस्क की टेस्ला कार स्पेस में भेजी गई थी। अब तक फाल्कन 9,396 लॉन्च का हिस्सा रहा है। इस दौरान ये महज 4 बार ही फेल हुआ, यानी फाल्कन का सक्सेस रेट 99% है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक फाल्कन 9 रॉकेट के एक लॉन्च की लागत लगभग $70 मिलियन है। दोनों के लिए, धरती और चांद दोनों के लिए अलग अलग स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी की है। पहले धरती की कक्षा में स्पेस स्टेशन लॉन्च होगा और ये ISS और तियांगोंग के बाद तीसरा स्पेस स्टेशन होगा। इसके बाद भारत मून स्पेस स्टेशन भी लॉन्च करेगा। भविष्य में ये स्पेस स्टेशन मंगल मिशन के लिए भी काम आएगा। देखिए, इसरो बनाएगा 2 स्पेस स्टेशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो एक नहीं 2 स्पेस स्टेशन बनाएगा। इनमें एक धरती का चक्कर लगाएगा तो दूसरा चंद्रमा की परिक्रमा कर उसके रहस्य खंगालेगा। धरती की ऑर्बिट पर चक्कर लगाने वाला स्पेस स्टेशन ISS और चीन के तियांगोंग स्पेस स्टेशन के बाद दुनिया का तीसरा स्पेस स्टेशन होगा और भारत अकेले ये कारनामा करने वाला विश्व का दूसरा देश बन जाएगा, जबकि मून स्पेस स्टेशन बनाने वाला भारत पहला देश होगा। स्पेस रिसर्च में भारत होगा अग्रणी। चंद्रयान 3 को चांद के साउथ पोल पर उतारकर इतिहास रचने वाला भारत स्पेस रिसर्च में भी सभी को पीछे छोड़ने के लिए तैयार है। हाल ही में अपनी स्वदेशी हबल को विकसित कर नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी को चैलेंज करने वाले भारत ने अब अपने स्पेस स्टेशन पर काम शुरू कर दिया। यह मिशन खास इसलिए भी है क्योंकि 2030 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। ऐसे में भारत का स्पेस स्टेशन स्पेस रिसर्च में बड़ी भूमिका निभा सकता है। इसके अलावा भारत 2040 तक मून स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारियों में है।
14 साल का लाइफ है इस सैटेलाइट का। और यकीन यही है कि जिस तरीके से ये वाला सैटेलाइट लॉन्च हुआ है, इसके ऑलरेडी 80% इसके जो बैंड है, इसको ऑलरेडी के बैंड जो है इसको ऑलरेडी बेच दिया गया है प्राइवेट कंपनीज को। 20% इसका एयर और सी के लिए इसको अभी और भी इसको बेचा जा रहा है। और अंदाज़ा यही कि ऐसे और भी सैटेलाइट्स पर लॉन्च किए जाएंगे, जिसकी वजह से भारत की जो कनेक्टिविटी है, रूरल एरियाज हो, एयर हो, सी हो, उन सब में बहुत हम लोग का प्रोग्रेस होने वाला है। पहले गगनयान, फिर इंडियन स्पेस स्टेशन। भारत इस मिशन पर चरणबद्ध तरीके से काम करेगा। माना जा रहा है कि 2030 तक ISS यानी इंडियन स्पेस स्टेशन को लॉन्च किया जा सकता है। इस पर भारत ने 2019 से ही काम शुरू कर दिया था, जब इसरो के तत्कालीन चेयरमैन के सिवन ने इसका ऐलान किया। हालांकि इसका पहला चरण गगनयान है, जिसके तहत 4 एस्ट्रोनॉट धरती की लियो कक्षा तक जाएंगे। माना जा रहा है कि गगनयान स्पेस में उसी बिंदु तक जाना है जहां पर भारत अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने वाला है। चंद्रयान 4 के बाद मून स्पेस स्टेशन। मून स्पेस स्टेशन से पहले इसरो चंद्रयान 4 मिशन भी लॉन्च करेगा। इसके लिए 2028 की समय सीमा तय की गई है। इस मिशन में भारत के स्पेस यान को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतारकर वहां से नमूने लेकर वापस लौटना है। इसके बाद भारत चांद पर पहला मानव मिशन भी लॉन्च करने की योजना बना रहा है। अभी जो रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक भारत का पहला मानव चंद्र मिशन और चंद्र स्पेस स्टेशन लगभग एक ही समय लॉन्च किया जाएगा। इसके लिए 2040 तक की समय सीमा निर्धारित की गई है। देखिए, जिस तरीके से इसरो का नाम अभी पूरे ग्लोबल समुदाय में जाना जा रहा है, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3 जैसे प्रोग्राम्स हम लोग ने पूरे लॉन्च किए। मून पे हम लोग अपने सैटेलाइट को वहां पर पहुंचा रखे हैं। तो इन सब चीज़ों की वजह से जो रोवर व्हीकल और सब हम लोग का जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में स्पेस के जो मैगजीन्स हैं, स्पेस के जो फोरम्स में उसको जो डिस्कस किया जाता है, तो भारत की जो बढ़ती प्रगति है हम लोग की स्पेस एक्सप्लोरेशन में और स्पेस के अंदर जो हम लोग ये सब चीज़ें ले जा रहे हैं, उससे भारत का जो हम लोग का एक टेक्निकल नो हाउ है, टेक्निकल नॉलेज है, वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने पूरा एकदम दिखता जा रहा है। और GSAT-N2 या GSAT-20 जिसका इसका जो नाम है, इसका जो फ़ायदा अभी जो भारत में होगा, देखिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से ढेर सारे फ़ायदे हो जाते हैं। जिस तरीके से जो प्रोग्राम्स हैं, जो नॉलेज है, वो सब रूरल एरियाज में सब लोग उसको अपने मोबाइल से वहाँ पे आराम से एक्सेस कर पाएंगे। लेटेस्ट जो चीज़ें हैं, या तो एग्रीकल्चर के ट्रेंड्स हैं या तो वेदर के फोरकास्ट है, वो सब लोग अपने ब्रॉडबैंड वहां पे यूज करके उनको तुरंत एक्सेस मिल जाएगा। भारत ने 3 चरणों में बांटा मून मिशन। चंद्रयान 3 से इतिहास रचने वाले भारत ने आगामी चंद्र मिशन को 3 चरणों में बांटा है। इसका पहला चरण रोबोटिक मिशन का है। चंद्रयान 4 के नाम से मिशन लॉन्च होगा, जिसमें रोवर और लैंडर जाकर चांद से नमूने वापस लाएंगे। इसका दूसरा चरण मानव चंद्र मिशन होगा, जिसमें चांद पर भारत अपने एस्ट्रोनॉट उतारेगा। और अंतिम चरण में चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला एक स्थायी स्टेशन बनाना है, ताकि एस्ट्रोनॉट 24 घंटे चंद्रमा पर नजर रख सके और स्पेस स्टेशन पर रहकर चंद्रमा पर रिसर्च कर सके। मानव मंगल मिशन का बेस हो सकता है ये स्पेस स्टेशन। मून स्पेस स्टेशन पर वैज्ञानिक चंद्रमा के बारे में अध्ययन कर सकेंगे। वो चांद पर जीवन की संभावनाओं को तलाश सकेंगे। इसके अलावा ये स्टेशन भविष्य में होने वाले मानव मंगल मिशनों के लिए भी एक बेस साबित होगा। दरअसल अब तक जितने भी मंगल मिशन की तैयारी की जा रही है, उनमें चंद्रमा को एक बेस के तौर पर प्रयोग करने की तैयारी है। ऐसे में भारत अगर मून स्पेस स्टेशन बना लेता है, तो ये दुनिया के अन्य देशों और स्पेस एजेंसियों के लिए भी मददगार साबित होगा। कैसा होता है स्पेस स्टेशन? स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में एक ऐसा स्थान होता है जहां एस्ट्रोनॉट रुकते हैं और रिसर्च करते हैं। ये धरती की ऑर्बिट में है, जो लगातार हमारे ग्रह के चक्कर लगाता है। अभी तक 2 स्पेस स्टेशन है। इनमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 15 देशों ने मिलकर बनाया, जिसमें अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा के अलावा कनाडा, रूस, यूरोप समेत अन्य देशों की स्पेस एजेंसियां शामिल हैं। जबकि दूसरा स्पेस स्टेशन तियागोंग है, जो चीन ने बनाया है। इन दोनों ही स्पेस स्टेशन पर लगातार एस्ट्रोनॉट रहते हैं और स्पेस के बारे में रिसर्च करते हैं। एक बार जाने पर एस्ट्रोनॉट को कम से कम 6 महीने तक वहां रहना होता है। इसके बाद दूसरा एस्ट्रोनॉट वहां आकर उसे रिप्लेस करता है, तभी वो धरती पर लौट सकता है। पीएम मोदी दे चुके हैं संकेत। चंद्रयान 3 को चंद्रमा के साउथ पोल पर उतारकर भारत दुनिया का पहला देश बन चुका है। इसके बाद पीएम मोदी ने इसरो की तारीफ करते हुए कहा था कि स्पेस एजेंसी को नए और महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। इसमें मानव युक्त चंद्रमा मिशन और चांद पर भारतीय एस्ट्रोनॉट को पहुंचाने की बात शामिल थी।
इसके अलावा भारत सरकार की ओर से स्पेस डॉकिंग तकनीक के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया। इस तकनीक को स्पेस स्टेशन में प्रयोग किया जाता है। नासा दे रहा भारतीय एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग। इसरो ने अपने गगनयान मिशन के लिए 4 एस्ट्रोनॉट एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला को चुन लिया है। इन सभी को नासा ट्रेन कर रहा है। इसके लिए भारत और अमेरिका के बीच पहले ही करार हो चुका है। चंद्रयान 3 के समय ही व्हाइट हाउस की ओर से जारी किए गए बयान में इसकी पुष्टि की गई थी। बताया तो यहां तक जा रहा है कि इस साल के अंत तक भारत के 2 एस्ट्रोनॉट को इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर भेजा जा सकता है। तो देखिए, एक वो दिन था जब देश के वैज्ञानिक भारत के पहले रॉकेट को साइकिल पर रखकर लॉन्चिंग साइट तक लेकर गए थे, और एक आज का दिन है जब भारत अंतरिक्ष की महाशक्ति बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। हमारी खास पेशकश में आपको और भी आगे इससे जुड़े तथ्य दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।